हम्म। कल मैंने आप लोगों को टॉपिक दिए थे लिखने को ना, लिख लिया सब लोगों? क्वेश्चन भी दिए थे और इन सब पे भी दिया था लिखने को, कुछ नहीं कहा था, लिख लाया। तो ई कॉमर्स पे इसके प्रॉज एंड कॉन्स आप लोगों ने लिखे होंगे। ई कॉमर्स में क्या फायदे नुकसान है इसके, ये लिखे हैं। इसमें क्या क्या परेशानियां आती, साइबर अटैक वाली परेशानियां वगैरह लिखा आप लोगों ने इसमें? क्या हुआ, नहीं लिखा? लिखा है। उसके बाद एक रिलेटेड इकोनॉमी है इससे, गिग इकोनॉमी। इन दोनों चीजों को बता दें पहले। इसमें एक्चुअली में क्या है, इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, कहीं स्टोर की जरूरत है, कहीं ऐसा वेयर हाउस खोलने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब कंपनियां खोलने की जरूरत नहीं है आपको ऐसी जगह, मैन्युफैक्चरिंग है इस तरह। क्या है इसमें, रिटेल को कई तरह की चीजें प्रोसेसिंग होनी है और जाके वो डिलीवर हो जाना है सामान। फायदे क्या क्या है ये तो पता है ये सबको, वही फायदे हैं सबके कॉमन, एक ही जैसे ना। जॉब, गरीबी, सोशल इंपावरमेंट, जेंडर जस्टिस, जो भी डालते जाओ सब है। जितना भी सोशल एंगल आपको दिख जाए इकोनॉमिक इंपावरमेंट के रिलेटेड, वो सारे हम पुटअप कर सकते हैं। एक तो इसमें कम स्किल जरूरत की है, स्किल्स की जरूरत कम है ना। लिख लो कुछ पॉइंट इसमें। 8th लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबली, 8th लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबली, हाँ इसी ई कॉमर्स में जो टॉपिक लिखा है। अब तुम लोग क्या लिख के लाए हो पता नहीं है, हम चेक नहीं करेंगे, अपना मैच कर लेना, जो नहीं लिखे हो वो पॉइंट लिख लेना। 8वीं सबसे बड़ी मार्केट है ग्लोबली ये ई कॉमर्स की, ठीक है। दूसरा सनराइज सेक्टर है ये, सनराइज सेक्टर है ये। इंडिया के रिटेल मार्केट में 10 से 15% इसका शेयर है। रिटेल मतलब समझते हो आप, फुटकर। 10 से 15% शेयर है। अब देखो इसमें पहले क्या क्या पॉइंट आप लोग लिखते हो, इसमें पहले जानोगे क्या है ई कॉमर्स क्या है, आपको ये पता चला गया ई कॉमर्स है क्या, ठीक है। अब इसके आप ये देखोगे इससे फायदे क्या क्या हैं, तभी तो आप ई कॉमर्स सेक्टर पे जाओगे। पहले आप समझ लिए क्या ई कॉमर्स सेक्टर क्या है, उसके बाद आपने देखा इससे फायदे क्या क्या हैं। अब फायदे तो आपको पता चल गए, अब लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने में आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या क्या मतलब क्या क्या समस्याएं आएंगी और क्या क्या प्रॉब्लम है इस सेक्टर में, ये आएगा। उसके बाद इन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए सरकार की योजनाएं कौन कौन सी हैं, सरकार ने उन योजनाओं के थ्रू क्या क्या करने का प्रयास किया, ठीक है। तो इससे ये पूरा सेक्टर कवर हो जाता, फायदे नुकसान आपके हो गए ना। अब उसके बाद जब आप ये पता करते हो इसके फायदे क्या क्या हैं, उसमें आप ये देखोगे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, आपने लिख तो दिया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लेकिन आप उसके डाटा डालोगे। गरीबी दूर करता है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, उससे गरीबी कितने लोगों की दूर हुई, ये बात लिखोगे। जीडीपी में कितना परसेंट शेयर है इसका, आपके मार्केट पे कितना परसेंट कब्जा है इसका, कौन से नंबर पे आता है ये इकोनॉमी में। सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी हुई ना ज्यादातर, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ी देख रहा है ये।
तो किस किस सेक्टर को इन्वॉल्व किया पड़ा है? आईटी सेक्टर हो गया, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, इन सबको ये इन्वॉल्व किया हुआ है। तो आप ये सब चीजें फायदे में लिखेंगे ना, और आपको होम डिलीवरी सर्विस मिल रही है, घर पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अब इन सब बातों को लिखते हुए जब आप लिखोगे सारे इसके क्या फायदे, जब आपको फायदे पता चले क्यों हम इसको अपनाएं, पहला क्या है ई कॉमर्स सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर को हम अपनाते हैं अपनी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी इसके लिए सुटेबल है कि नहीं, ये सब चीज़ें, और हमारी इकोनॉमी अपनाए क्यों, सुटेबल क्यों है, इस पे क्वेश्चन आए तो आप ये बताओगे कि इतना % इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, मतलब इंटरनेट बहुत दूर तक फैला है हमारे यहाँ, डिजिटल एजुकेशन भी बहुत तेज़ी से पीएम दिशा जैसी स्कीमों की वजह से डिजिटल साक्षरता बढ़ रही है, सबके हाथ में ज़्यादातर इतने मोबाइल यूजर्स हैं, और हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है, यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है जो टेक्नोलॉजी सीखने में एक्सपर्ट है। उसके बाद क्यों अपनाओगे, जॉब क्रिएट करेगा आपके यहाँ, डिमांड क्रिएट करेगा, ये सब चीज़ों को करेगा ना, नए एवेन्यू देगा, जो रिटेल मार्केट कहीं इंटीरियर में ओपन है वो भी अपना मार्केट में लाके सबको मार्केट एक्सेस दे देता ना एक जगह पे। आपको मार्केट प्लेस पे होना, अपनी दुकान खोलना जरूरी नहीं है, कहीं इंटीरियर में है, कहीं दूसरे स्टेट में भी, वहां से मूवमेंट सामानों का इसने आसान कर दिया है। कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन कहीं से भी ऑर्डर कर लीजिए, आपके यहाँ डिलीवर हो जाता है, दूर दराज क्षेत्रों में भी। तो ऐसे सारी सर्विसेज कहाँ तक पहुँच रही हैं, बहुत हमारे उन जहाँ पे रिसोर्सेज, जहाँ पे बिजली पानी भी नहीं, वहाँ पे भी ये चीज़ें पहुँच जा रही हैं। तो उसमें आपकी ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें, बेसिक नीड्स की भी चीज़ें ई कॉमर्स साइटों पे अवेलेबल हैं। अब दवाएं भी चलती हैं, दवाओं की भी साइट है ना, देखा है, मेडिसिन वगैरह कई हैं, मेडिसिन भी अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ों के भी बेनिफिट है कि उस पर आप प्रेस्क्राइब्ड अपना डॉक्टर से लिखा हुआ पर्चा डालिए और आपको वो दवाई डिलीवर कर दी जाएगी। तो ये सब सुविधाएं इसमें सुविधाजनक होगी। प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी, एक तो साइबर अटैक की प्रॉब्लम, आप कार्ड और आपको सामान पता चले फॉल्स प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया गया। ग्रीवेंसेस रिड्यूसल, रिटर्निंग पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, इनकी होनी चाहिए ना, आपके साथ कहीं चीटिंग या फ्रॉड ना हो जिससे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं। तो ये लोग कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन रखते हैं, लेकिन दूर दराज क्षेत्रों में ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी कम होता है। तो ये सब इश्यूज आप लोगों ने पॉइंट आउट किए होंगे। उसके बाद गवर्नमेंट की भी पॉलिसी आई हुई है, ई कॉमर्स पॉलिसी, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जारी की थी 2019 में भी, 2017 में भी। पढ़ा है ना, कुछ चीज़ें पढ़ के आए हो ना ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें ई कॉमर्स में आपको फायदे नुकसान और ये चीज़ें पता चल गई। अब आपके सामने एक टर्म आ रहा बार बार, गिग इकॉनमी ना, गिग इकॉनमी कल से ही हम बता रहे हैं, और आज तो आज उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। हिंदी में भी इसे गिग ही लिखा है, देख लेना अपना, हिंदी में भी गिग ही लिखा है, ठीक है। गिग इकॉनमी एक्चुअली में एक इस तरह की इकॉनमी है जहाँ पे लोगों को शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जहाँ पे सर्विस बेस्ड ज़्यादातर सुविधाएं मिल रही हैं, सर्विस इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादातर फोकस है इसका। बट यहाँ पे लोगों को जो जॉब मिल रहा है, और एक तो कम स्किल की आवश्यकता है इस इकॉनमी में, और ये इकॉनमी ज़्यादातर रोल अदा कर रही है जो एग्रीकल्चर पे वर्कर एक्सेस हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, उसको वहाँ से वर्करों को शिफ्ट किया जा रहा है, यहाँ पे वो आसानी से शिफ्ट हो जा रहे हैं। लाइक ओला उबर सर्विसेज जो दे रही हैं, डिलीवरी बॉयज है ना ई कॉमर्स सेक्टर में। तो ये सबका क्या है, इन सब के थ्रू जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, और वन ड्राइव हो गया, रैपिडो हो गया, ये सब क्या ऐप हैं, ये सब इसमें लोगों को जॉब तो मिल रही है, लोग अपने फ्री विल से काम कर रहे हैं, जब तक करना है करना, नहीं करना
नहीं करना है, इस तरह की जॉब है। लेकिन लोगों की यहाँ पे जॉब सिक्योरिटीज कम है। कब आपको हायर फायर किया जा सकता है, कब आपकी ज़रूरत अपने अनुसार आप यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उस मुनाफे में पैसे कई बार सिक्योरिटीज़ नहीं होती, मतलब सोशल सिक्योरिटीज़ स्कीमें, आपका एक्सीडेंट हो जाए उसके लिए, आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को देख रेख के लिए। ये एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आ रही है। हमारे यहाँ इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ज़्यादातर हमारा एम्प्लॉयबल लोग किस में है, 91%, 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, भूल गए? कितने लोग समझ रहे हैं, पूछ लेंगे हम समझाने के लिए। कोई हाथ नहीं उठाएगा, तुम समझ रहे हैं? और समझो। कोई नहीं समझ रहा ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर? जिनमें जॉब 180 डेज से कम है एक तो, और वहां पे सोशल सिक्योरिटीज स्कीमें लागू नहीं होती, गवर्नमेंट के लेबर लॉ लागू नहीं होते, ये सब चीजें किसमें आएंगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बहुत छोटी इंडस्ट्रियां ज्यादातर हैं। बड़ी एमएनसियां हो गई, एमएनसीज हो गए, पब्लिक सेक्टर हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर हो गए, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं जिन पे लेबर लॉज लागू होते हैं, जिन पे सोशल सिक्योरिटी स्कीमें भी लागू होती हैं। समझे आप लोग? ये हमने पढ़ाया था स्टार्टिंग में जब इकोनॉमी के सेक्टर पढ़ा रहा था। कैसे काम चलेगा, तुम लोग स्टार्टिंग के चैप्टर भूल जाओगे तो रिलेट कैसे करोगे सब चीजें? ठीक है, अब आप लोग गिग इकोनॉमी के कुछ फैक्ट लिख लीजिए। ई कॉमर्स सेक्टर का तो आ ही गया आपको समझ में, कुछ इसमें बताना तो है नहीं अब आपको, और पढ़ के आप लोग आए ही होंगे कि नहीं पढ़े हैं? लिखो, 2010 से 2021 के बीच में इंडिया में लगभग 77 लाख गिग वर्कर हैं। 2021 के बीच इंडिया में लगभग कितने गिग एम्प्लॉयमेंट है? 77 लैक्स। 77 लैक्स। 56% नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जा रहे हैं इस इकॉनमी द्वारा। 56%, 56% न्यू एम्प्लॉयमेंट, नए रोजगार जनरेट किए जा रहे हैं $90 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने की संभावना है इस सेक्टर द्वारा। 90 मिलियंस, नॉन फॉर्म सेक्टर में 90 मिलियंस जॉब क्रिएट करने की संभावना है। लिखो, रीजन फॉर इंक्रीज इन गिग इकोनॉमी इन इंडिया। गिग इकोनॉमी के इंक्रीज करने के रीजन इन इंडिया। कारण, गिग इकोनॉमी बढ़ने के कारण इंडिया में, गिग इकोनॉमी इंडिया में क्यों बढ़ रही है, इसका कारण होगा ना कुछ।
ऑनलाइन बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, या फिर डिमांड ज़्यादा है कि या फिर कॉम्पिटिशन ज़्यादा होंगे? पहला लिखो इंटरनेट का पेनिट्रेशन, इंटरनेट का बहुत ज्यादा एक्सेस। इंटरनेट का एक्सेस है तभी तो लोग एक्चुअली में वो एप्स यूज करेंगे ना, एग्रीगेट ऐप। इंटरनेट को हिंदी में इंटरनेट ही कहते हैं। इंटरनेट का एक्सेस लोगों तक होना, जो मर्जी वो लिख लो यार, जो स्टेटमेंट आपको सही लगे। अगला, स्टार्टअप इकोसिस्टम का बढ़ना तेजी से। स्टार्टअप इकोसिस्टम का तेजी से बढ़ना। अब लोग स्टार्टअप आसानी से कर सकते हैं ना, बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप कई देखोगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लोग ऐप बना के घर पे डिलीवर करने लगे हैं सामान। स्टार्टअप इकोसिस्टम का तेजी से बढ़ना। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डिमांड बढ़ना। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। लोगों को एक्चुअली परमानेंट एम्प्लॉय देने के बजाय लोग सोचते हैं कि जितने दिन तक हमारे पास काम है उतने दिन तक हम किसी को एम्प्लॉय रख लें, उसके बाद जब हमारे पास काम, जैसे छोटा कोई बिजनेसमैन है तो वो परमानेंट किसी को जॉब पे ज्यादा दिन नहीं रख सकता ना। जब तक कोई काम बढ़ा तब तक आपने जॉब दिया, फिर काम खत्म, टाटा बाय बाय। वो नहीं रख सकता ना भाई। अभी आप ही थोड़ा छोटा बिजनेस चला रहे हैं तो आप परमानेंट एम्प्लॉय रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डिमांड बढ़ना, ये सब कुछ मेजर रीजन है जिससे कि इकॉनमी बढ़ी है। फायदा लिखो गिग इकॉनमी का। पर्सनलाइज्ड सर्विस, हिंदी में बोलें, पर्सनलाइज्ड सर्विस। पर्सनलाइज्ड मतलब अपनी इच्छा अनुसार सेवा, मतलब आप जैसा चाह रहे हैं वैसी सेवा ले सकते हैं। कई ऐप ऐसे भी है ना जो घर पे आके ब्यूटिशियन का सारा काम कर जाते हैं ना, है ना अर्बन क्लैप। आप जैसी सर्विस चाहिए वैसी मिल जाएगी ना घर पे आके। हैं फायदे में तो लिखवा रहे हैं, और क्या लिखवाया मैंने? पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, वही तो लिखवाया पहला फायदे में। पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, पर्सनलाइज मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा चूज करें वैसी सर्विस आपको। यार ये तीनों साथ बैठ क्यों जाती हैं आगे आके? हाँ तुम्हारा नाम नहीं है ये। अगला, प्रोडक्ट की चॉइसेस बढ़ जाना। उत्पादों की चॉइसेस एक्चुअली आपकी बढ़ जाती है ना, वहां पे बहुत तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं ना ऑनलाइन। किसी स्टोर पे जाओ, पता चलेगा उसके पास एक ही दो मॉडल अवेलेबल है, आप उसमें से जबरदस्ती हो जाता चूज करने की। और ऑनलाइन कई ढेर सारे स्टोर हैं ऑनलाइन, अब उस पर आप देखते रहो, पता चलेगा एक ही टाइप की कई चीजें अवेलेबल है। चॉइसेस आपकी बढ़ा दिया ना, तो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस आपकी बढ़ गई, आपकी राइट्स बढ़ गई, अधिकार आपके बढ़ गए। तो लिख लो बेनिफिट ये। एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। कौन सा एग्जाम्पल दिया इन्होंने?
वर्कर के साइड फ्लेक्सिबिलिटी, काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना। आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं उबर में, जब मर्जी तब बंद कर लीजिए ऐप, आराम से सोइए, जब मर्जी तब ऑन कर लीजिए। आपको यही तो है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। दूसरा इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता। स्टार्टिंग में जब ओला उबर आया था, कई लोग जॉब छोड़ छोड़ के गाड़ी खरीद के ओला उबर में लगा लिए थे, मेट्रो सिटीज में, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें दिन भर में हमारा ऐसे ही बन जाता है 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। उनके इस तरह से बन रहे थे ट्रिप पे, महीने के, दिन के नहीं, दिन के नहीं, महीने के। तो कई लोग अपने अनुसार ज्यादा जरूरत है, ज्यादा रात में भी चल रहे हैं, दिन में भी चल रहे हैं, 2-3 घंटे जब गाड़ी खड़ी करके सो लिए। अगला अपॉर्चुनिटी का एक्सेस, अवसर का बढ़ जाना, अवसर बढ़ जाना। ये फायदे किसके साइड है? वर्करों के साइड। अगला वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस आपको चाहिए ना, फैमिली को भी टाइम दे सकें और काम भी कर सकें। वर्क लाइफ बैलेंस, काम और जिंदगी के बीच संतुलन। अगला फॉर कंपनीज, कंपनीज को क्या फायदा होगा? आपको कंज्यूमर का फायदा हो गया, वर्कर को फायदा हो गया, आप कंपनीज को भी तो फायदा होना चाहिए गिग इकॉनमी से। अच्छा, ऐसे आप लोग तोड़ते जाओ कोई टॉपिक तो अपने आप समझ में आता जाता है क्या क्या होना चाहिए, है? तब समस्या नहीं होती है। हाँ हाँ, नहीं आता। पार्ट में तोड़ते जाओ तो अपने आप चीजें निकलती चली जाती हैं इकोनॉमी में। इसीलिए तो मैं कहता हूँ इकोनॉमी की जितना तोड़ना सीख जाओ उतना आसान हो जाएगी। पार्ट में तोड़ते जाओ, देखो कोई भी क्वेश्चन, वही तो बेनिफिट के भी 4-5 पॉइंट इस तरह से लिखोगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे ना, उसको भी दिखेगा अच्छा आपने ये डायमेंशंस भी कवर कर दिया। लिखो कंपनीज में कम कास्ट पे मिल जाएंगे वर्कर, इनको परमानेंट रखना नहीं पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ती नहीं, लो कॉस्ट, कम खर्चा लगेगा ना। और इनके पास पूल ऑफ वर्कर की संख्या बहुत ज्यादा होगी। किसी वर्कर से अगर विभोद है निकालो, दूसरा वर्कर ले आओ, वर्करों की संख्या बहुत ज्यादा है ना इनके पास। पूल ऑफ वर्कर्स, जैसे आप कई बार जब आप लेबर लेने जाते हो कहीं काम करने के लिए तो पता चलता है शहर के किसी चौराहे पे लेबर सुबह सुबह मिलते हैं। तो ये क्या है? वहां डाइवर्स पूल अवेलेबल है ना। ऐसे ही गिग इकोनॉमी के जो कंपनीज उनके पास डाइवर्स पूल अवेलेबल है लेबर का। अगर कोई परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है तो दूसरे अच्छे परफॉर्म करने वाले को वो ले आएंगे अपने पास। ठीक है, लिख लो डाइवर्स पूल ऑफ फ्लेक्सिबल वर्कर्स। डाइवर्स पूल ऑफ फ्लेक्सिबल वर्कर्स। एग्जाम्पल से चीजें आसानी से समझ में आ जाती है ना तुरंत। एग्जाम्पल लिख लिया करो साथ में जब एग्जाम्पल बताते हैं। हाँ लिख लिए। अगला लिखो, अगला डाइवर्स पूल, पूल कौन लिखा है? पूल बोल रहे हैं, पूल, POOL। डाइवर्स पूल क्या होगा? अच्छा, हमने एग्जाम्पल भी तो दे दिया वहां जाने का। ठीक है, ऐसा लिखना, एक इकट्ठा एक जगह मिल जाते हैं सब। पूल को क्या लिखोगे हिंदी में यार? हाँ, सरलता से लेबर का मिल जाना, ये बात लिख लो, सरलता से लेबर का मिल जाना। अगला
अगला पॉइंट लिखो, लो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस कॉस्ट। कॉस्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होगी, प्रशासकीय, और कंप्लायंस मतलब होगा काम कराना, मतलब उसका नियमन कराना, इम्प्लीमेंट कराना, किसी भी रूल्स को इम्प्लीमेंट कराने और इनको अपना काम कराने का जो सस्ता पड़ेगा, बस ये लिख लो, कम कॉस्ट लगेगी, मैनेजरियल प्रबंधन कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रबंधन कॉस्ट कम हो जाएगी। अब इनके सामने समस्या क्या क्या है, आपने 2-3 चीजें लिख लिया ना। पहला क्या लिखा, गिग इकॉनमी है क्या, रीजन क्या है गिग इकॉनमी बढ़ने के, ये लिख लिया। उसके बाद फायदे लिख लिए, अब क्या लिखेंगे, चैलेंजेज। पहला, इनका कोई ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है वर्करों का, कब कौन ज्वाइन कर रहा है कब कौन छोड़ रहा है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है कहीं पे, तो कोई ऑफिशियल डाटा वर्करों का अवेलेबल नहीं है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा, क्या हुआ नहीं समझा। गिग इकॉनमी में क्या होता है कि वर्कर कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, इसका कोई फिक्स टर्म तो है नहीं, कब आएंगे कब छोड़ देंगे, तो ऐसा कोई रिलायबल डाटा सिस्टम तो नहीं अवेलेबल, कहीं पर रजिस्ट्रेशन हो रहा हो सबका, कि जहां से एक पूल सिस्टम अवेलेबल हो कि इतने लोग गिग इकॉनमी में एम्प्लॉय। ये एक एक्सपेक्टेशन वो की जाती है कि मतलब ये कंपनी काम करी तो लगभग इसके पास इतने वर्कर हैं, तभी ये इतनी जगह फैली है, ये कंपनी है तो इतने लोग इसके पास काम कर रहे होंगे, उसी के बेसिस पे ये अप्रोक्सीमेशन में किया जाता है। तो इसके पास एक्चुअली में अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा, समझ गए, आवाज जा रही है पीछे तक। अगला लिखो, पुअर सर्विस कंडीशन फॉर वर्क। पुअर सर्विस कंडीशन फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स, मतलब एक तो अब पुअर सर्विस कंडीशन कैसे आप समझ सकते हो, आप लोगों को कल मैंने एग्जांपल दिया था डिलीवरी बॉय को, कई बार इनको लोग बहुत मतलब इंसल्ट कर देते हैं, इनकी डिग्निटी को एज ए ह्यूमन डिग्निटी इनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, कम सैलरी मिलती है, धूप धूल बारिश सब में जाना पड़ता है, और इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीमें नहीं है, कब इनको हायर फायर कर दिया जाए कब कौन सुना दे, मालिक दुकान पे लेट पहुंचे वहां पे मालिक सुना रहा है, वहां पे सर्विस डिलीवरी पे लेट हो गए, ट्रैफिक जाम में फंस गए, कुछ हो गया तो वहां कस्टमर, और कई बार कंपनीज रूल्स जो डिक्टेट करती हैं कि आप इस तरह से कस्टमर से पहले ये चीज़ ले लेंगे फिर आप देंगे सामान डिलीवरी, तो कई बार कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जो ईगो पे चीज़ें लेते हैं, वो अगर क्वेश्चन भी कर दिया कि सर ये चीज़ हमें दे दीजिए ये दे दीजिए, उसके लिए भी लोग लड़ते हैं। लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड बैठे हैं कि जो चीज़ें अगर कोड ओटीपी आता, ओटीपी मांगेगा जाके डिलीवरी बॉय, उसके लिए भी लड़ जाएंगे, सामान छीनने को उतारू हो जाएंगे, ऐसा होता है। विलेज वगैरह में जब डिलीवरी करने जाते हैं डिलीवरी बॉयज, तो इस तरह की समस्याएं देखी गई हैं कि जबकि वो अपना जॉब करने गए हैं, इवन हर जगह मेट्रो सिटीज़ में भी ये होता है ना, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं। और आजकल कई समस्याएं डिलीवरी बॉयज़ के साथ होती हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस भी झेलने पड़ते हैं, जो एक्चुअल नहीं होते, बाद में निकलते हैं। बेंगलोर का केस आप लोगों ने सुना रहा होगा, लोग कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं पे निकाल देते हैं, जनरली ऐसा करते हैं ना लोग, कहीं की गुस्सा, और फिर उसके बाद चीज़ों को, अब एक्चुअली में वो उसमें इन्वॉल्व हो गए तो साइकोलॉजिकली उससे बैक ऑफ भी नहीं करना चाहते, वो तो बाद में जांच वगैरह होती है तो फिर जाके जस्टिफाई होता है। अब लेकिन इन बेचारों के पास बैकअप तो होता नहीं कंपनी का, अगर कंपनी इनको बैकअप दे, लीगल सर्विसेज दें, तो ये बच भी सकते हैं,
अदरवाइज ये वैसे भी फाइनेंशियली वीक हैं, तभी वो जॉब कर रहे हैं। एक्सीडेंट हो जाए तो इनका कुछ हो जाए प्रॉब्लम तो इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इस तरह की समस्याएं चैलेंजेस हैं। और दूसरा, इन पे गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग, मतलब स्किल अपग्रेड किया जाए, गवर्नमेंट इनको कुछ सोशल सिक्योरिटी, ईएसआईसी के लिए सरकार ने बोला है कराने को सबका, ईएसआईसी। फिर ईएसआईसी जो लोग भूले होंगे अब वो जाके जो मर्जी वो करें, रहने दो पढ़ने को, मत पढ़ो, फिर क्या बोलें अब। फिर से बताएं, ईएसआईसी पता है ना? हाँ। और दूसरा ये कुछ चीजें हैं उसके लिए। अब सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, आगे लिखो। समस्याएं आप लोगों को पता चल गई, आप लोग इसे लिस्ट आउट कर लीजिएगा। सरकार ने ई श्रम पोर्टल जारी किया है जिससे गिग वर्कर्स का पता चल सके। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, श्रम मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं श्रम। ई श्रम पोर्टल, हाँ इंग्लिश में भी यही लिखा है, प्रॉपर नाउन है ये। अगला, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ले आया है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, सिक्योरिटी 2020। अब इसमें क्या क्या है, कुछ मेजर पॉइंट हम लिखवा दे रहे हैं। इसमें गिग इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। गिग, प्लेटफॉर्म, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को डिफाइन करने की, मतलब परिभाषित करने की कोशिश की गई है। और इसमें गिग वर्कर्स, गिग लेबर के, जो गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लेबर हैं, उनके प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देने की और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। सोशल सिक्योरिटी मतलब होता है सामाजिक सुरक्षा। गिग इकोनॉमी के वर्करों को सामाजिक सुरक्षा और उनके अधिकारियों की सुरक्षा की बात कही गई है इसमें। उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की और उनके अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई है इसमें। बाकी अपना स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब पॉइंट ऐड आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसे कर लेंगे, अकाउंट हो जाएगा, अकाउंट में सैलरी आएगी तो आपको वैसे रजिस्टर हो जाएगा कहीं पे ये काम करता है, सैलरी अकाउंट बन जाएगा ना आपका, तो सब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी तो आपकी चीज़ें वो ऑलरेडी रजिस्टर होंगी। अब अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे SEZ, SEZ SEZ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये 2005 में आया था एक्ट SEZ। ये सब चीजें अभी बीच बीच में यूज होंगी, इसीलिए पहले ये लिखवा दे रहे हैं, फिर अभी इसके बाद MSME पढ़ाएंगे। दो 2005 एक्ट आया। SEZ एक्चुअली में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसा नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, कोई ऐसा इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम कल पढ़ा रहे थे मेगा फूड पार्क पढ़ा रहे थे ना, कि एक वो एरिया हो गया, वहां पे सारी सर्विसेज डाल दी गई, सेम इसमें भी है, बस उसमें कुछ फीचर्स और ऐड किए जाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर मेगा फूड पार्क भी हो सकता है, ये भी जान लो, कुछ एरिया मेगा फूड पार्क के लिए भी डिफाइन किया जा सकता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूरा एक एरिया होगा, कई जगह बना हुआ, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियां होंगी अलग अलग सेक्टर की, और यहाँ पे गवर्नमेंट की अपने जो ऑफिसेज होती है, गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए जो सर्विसेज चाहिए वो सारी इसी कंपाउंड के अंदर मिल जाएंगी, और इसकी सुरक्षा, चहर दीवारी, सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। ये एक फॉरेन टेरिटरी की तरह मानी जाती है। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने के लिए, अब ये इसको बनाने के पीछे क्या क्या रीजन होंगे, एक तो आपको जॉब चाहिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, जॉब चाहिए ही आपको, FDI को बढ़ावा देना, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना, आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनानी है, ये सब करना है ना आपको, तो इसलिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं। अब पहला एक्ट कब आया, 2005 में। इसके कुछ 4-5-6 पॉइंट हैं, वो लिख लो, और फायदे नुकसान तुम लोगों को खुद लिखने हैं। लिख लो। पहला उद्देश्य, एक्ट लिख लिए, एक्ट लिख लेना 2005। उद्देश्य इसका है विकास को बढ़ावा देने के लिए, उद्देश्य इसका है विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ केंद्र विकसित करना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स में प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है, जितना कोहेरेंस और अच्छे से पार्ट वाइज इंग्लिश मीडियम के नोट्स होते हैं, उतना हिंदी वाले नहीं होते। अभी क्लास देख लो चाहे दोनों जगह के, आप एक जगह से अगर पढ़ाओ, जैसे हिंदी की बुकलेट में जब मैं देखता हूँ कि वो नोट्स में उतनी ज़्यादा डिटेल या उतने फैक्ट नहीं होते कॉन्सेप्ट वाले। कई बार कुछ अच्छे राइटर्स आजकल आ रहे हैं जो हिंदी मीडियम वाले नोट्स अच्छे इंप्रूव हुए हैं, अदरवाइज ज़्यादातर डायमेंशंस कवर नहीं होते हैं। इवन उसी प्रकाशन की जब मैं इंग्लिश मीडियम की बुक्स देखता हूँ उसमें वो डायमेंशंस कवर हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले में, हिंदी मीडियम वाले में स्किप हुए पड़े हैं। उद्देश्य लिख लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ केंद्र विकसित करना। अगला लिखो, केंद्र या राज्य सरकार, यहां तक कि निजी क्षेत्र द्वारा इसे स्थापित किया जा सकता है। स्टेट, सेंटर या प्राइवेट सेक्टर द्वारा इसे स्थापित किया जा सकता है। भारत ने 1965 में ही कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया था। यस, हो गया, रिपीट कर। भारत ने 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
कहाँ बनाया? कांडला में। अब कांडला कहाँ है? ये ज्योग्राफी में जाना। वाह, वेरी गुड। SEZ को मजबूत करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, वो नाम लिख लो। न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता, न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता। पहले SEZ स्थापित करने के लिए जहां 100 एकड़ लगते थे उसको घटा के 50 एकड़ कर दिया। अब 50 एकड़ में भी स्थापित कर सकते हैं। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए भी SEZ बनाया जा सकता है। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कल पढ़ाया था ना, खाद्य प्रसंस्करण। SEZ इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। SEZ इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। बाकी देखो इसमें क्या क्या चीजें तुम लोगों को अब पढ़नी है। और ये तो इतना तो मेजर चीजें हो गई। अभी आपको ये देखना है, जो एनालिसिस करना है, कितने SEZ हैं इंडिया में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, इतने ज्यादा SEZ हमारे यहाँ ओपन किए गए और चाइना में जबकि 5 ही 6 ओपन है, बहुत कम, तब भी वहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा खुल गई और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन गई। हमारे यहाँ के काम नहीं किए। क्वेश्चन है, लिखते जाओ और ये कल आंसर मुझे चाहिएगा, क्योंकि ये मैं पढ़ने के लिए दे रहा हूं, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। इसमें खुद सोचना है और तैयार करना है और आपस में डिबेट डिस्कशन जो करना होगा कर लेना कल। कितने SEZ हैं अपने यहाँ, ठीक है, कितने ऑपरेशनल हैं और कितने रिकमेंड किए गए हैं, कितने बनने हैं, ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ इतने SEZ खुल तो गए हैं, लेकिन ये इतने प्रोडक्टिव नहीं है जितने चाइना के हैं, समझे। तो ये बात आप कंपेयर करके लिखोगे। दूसरा, SEZ के फीचर्स आपको लिखने हैं, लाइक ये बाहर की टेरिटरी की जाती है, इस पे इनकम टैक्स या कस्टम ड्यूटी लगती है कि नहीं, ये सब चीजें। और मुझे लगता है ये नोट्स जो हमने प्रोवाइड किया था उसमें लिखा हुआ है, वो नोट्स खोलना, उसमें है। देख लो खोल के, है उसमें, खोलो। SEZ जो नोट्स है, उसमें होगा ही नहीं नोट्स। विवेकानंद वाला, हाँ है ना इसमें SEZ। पता नहीं चलता, किसी ढूंढना पड़ता है, तो ढूंढना तो पड़ेगा। उस पे जाओ, क्या नाम, इंडेक्स नहीं दिया इसका, इंडेक्स नहीं है, मैं इसमें वो कर दूंगी। विशेष आर्थिकी क्षेत्र होगा। मिल गया ना, क्या क्या दिया।
तो ये दो चीज तो आप रिलेट करेंगे, और इसके फायदे नुकसान एसईजेड के क्या हैं। जब आप चाइना से कंपेयर करोगे तो आपको ऑलरेडी इसके फायदे नुकसान दिखने लगेंगे, और उसमें है क्या नाम नोट्स में, क्यों पूजा, कई पॉइंट्स लिखे हैं ना इसके फीचर्स लिखे होंगे सिर्फ उसमें, पता है हमें। देखो मेन फीचर्स लिखे हैं, और ये जो मैं कह रहा हूं ये करंट में आता है, ये करंट में क्वेश्चन रेज करता है पोजीशन है। हाँ उसके अलग अलग है, क्या अलग है बीमारू क्या, हाँ वो चार कार्य पिछड़े हुए, मतलब उनका ही मतलब इसी से रिलेटेड है, यानी फिर अलग। तो बीमारू स्टेट में अलग अलग एक्चुअली में एसईजेड वहाँ खुले नहीं है, कम खुले हैं ना। इससे कोई रिलेशन बीमारू स्टेट में जब स्टेट नहीं खुलेंगे, बीमारू मतलब वो होते हैं जो पिछड़े हुए राज्य हैं, बस और कुछ नहीं। एसईजेड से होने वाली कस्टम ड्यूटी और ये आयकर आदि नहीं लगते हैं। ये चीज़ें 356 है, और प्रस्तावित कितने हैं। अब एमपी वाला नहीं, आप यूपी वाला देखना, ठीक है। कुछ मेजर फैक्ट्स वहां पे दिए हैं, बाकी ये जो मैं कह रहा हूं चाइना से कंपेयर करने वाला, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में मिलेगा, ठीक है, या रमेश सिंह की बुक में मिलेगा, समझे आप। तो ये एनालिसिस आपको करना है, और ये एनालिसिस आपके दिमाग में क्वेश्चन तो उठ गया है, अभी भी कई पॉइंट आ ही रहे होंगे, क्यों नहीं काम कर रहा है। कुछ कॉमन पॉइंट तो हर जगह के हैं, क्यों नहीं काम कर रहा होगा, इतनी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं आई, क्योंकि लिबरलाइजेशन एलपीजी तो चालू किया गया, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं हुआ। रेड टेपिज्म आया, करप्शन, रेड टेपिज्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं चालू किया गया, कई जगहों पे इकोनॉमी के डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाए थे, स्किल्स की कमी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई उसके लिए, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का गैप, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट का गैप, स्किल्स का, ये सब चीजें। दूसरा, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया स्कीमें कब चलाई गई, अभी चलाई गई 2016 से। कई रिफॉर्म नहीं हुए थे, कुछ इकॉनमी बहुत ज्यादा क्लोज थी, अलग अलग सरकार में पॉलिटिकल की विल पावर नहीं थी, लैंड की अवेलेबिलिटी टाइम पे नहीं, कई बार लैंड एक्वायर कर गई, पैसे नहीं दिए गए तो वो डिस्प्यूट में फंस गई, ऐसा भी हुआ है। दूसरा, रोड से कनेक्टिविटी, कई तरह के अब तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं ना, जिससे रोड की कनेक्टिविटी रहे अच्छे से। ये सब रीजन आपके सामने आएंगे, कुछ रीजंस तो आपको सामने पता चल गए ना। अब छोटे छोटे एसईजेड तो बना दिए जा रहे हैं, लेकिन आपस में अगर इंटरलिंकिंग ना हो एक दूसरे की, तो भी मार्केट नहीं मिलेगा ना हमारे यहाँ। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिर्फ कहने से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं बन जाएगी, आपके यहाँ कुछ लोकल मार्केट भी होनी चाहिए, लोकल वर्कर्स अवेलेबल होने चाहिए काम करने के लिए, उतने स्किलफुल। और हमारे यहाँ कंग्लोमरेट लोगों का एटीट्यूड नहीं है, उसमें क्या स्टार्टअप करने का। सरकारी नौकरी वाले ज्यादा है ना, आराम तलवी सब है ना। अपने हिंदी बेल्ट पे कहा जाए, यूपी बिहार अभी देख लो स्पेशली, यहाँ कंडीशन ये है कि एक 25-30 लाख रुपए सालाना कमाने वाला लड़का किसी अच्छी एमएनसी में काम कर रहा है, उसको लोग नहीं वैल्यू देंगे, और एक 20-22 हजार सरकारी नौकरी वाला करने वाला, और जबकि लिविंग स्टैंडर्ड किसका हाई होगा, और उसकी अप्रोच भी ज्यादा अच्छी होगी, रैशनल पावर अच्छी होगी, उसका रहन सहन ढंग, उसके पास सब कुछ होगा। बस क्या है, थोड़ी एमएनसी में काम कर रहा है, इनसिक्योर होगा। लोगों को ये नहीं सोचना ठीक है जॉब जाएगी दूसरी कर लेंगे, अपने ऊपर भरोसा नहीं है लोगों को। ये है कि 20-25 हजार रुपए वो मंथली आता रहे, बस उससे आगे वो सोचना ही नहीं चाहते। तो आपने अपनी स्किल्स को क्या किया, इंप्रूव होने ही नहीं दिया। इंप्रूवमेंट धीरे धीरे
रुक गई आपके स्किल्स की? कौन है? अच्छा, तो स्किल्स की इंप्रूवमेंट आपकी रुक गई, तो आपका वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रुक गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपकी एफिशिएंसी चाहिए थी, तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पढ़ के आए नहीं, आप आके सरकारी सिस्टम में घुसे हैं। कोई भी सर्विस आपको सरकारी चाहिए, भले ही एक एम्प्लॉयमेंट ऐसा भी तो है कि जहां पे जिस जॉब के लिए जितनी योग्यता चाहिए उससे ज्यादा योग्य लोग हैं ना। कई बार न्यूज में नहीं आता कि एमटीएस की जॉब के लिए पीएचडी होल्डर्स, इंजीनियर्स सब अप्लाई कर दिए हैं, किस लिए? सरकारी नौकरी। जॉब सिक्योरिटी क्या है? जॉब सिक्योरिटी जब तक हाथ पैर चल रहा है, सबको एक्चुअली में फ्री का खाने का चाहिए। ये है आराम से, लोगों के अंदर रिस्क फैक्टर को अलग फॉर्म में सिक्योर करने का तरीका नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि अगर हाथ पैर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो कम से कम सरकारी है तो चलता रहेगा, प्राइवेट है तो बंद हो जाएगा। भाई जब जो होना होगा हो जाएगा, वो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आप प्रोग्रेसिव थॉट रखोगे, कुछ ना कुछ और अदर तरीके इनकम जनरेशन के ऑलवेज आपके सामने आते रहेंगे। कभी भी लाइफ रुकती नहीं है। और हमारे साउथ के स्टेट्स देखोगे ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पर हैं कि नहीं? प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, जॉब्स ज्यादा उधर हैं, और वहां के लोग बाहर भी बहुत ज्यादा हैं। और आपके स्टेट क्या कहलाते हैं? बीमारू स्टेट नाम दिया गया है भाई इनको, अभी भी है। देखो इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं, हमारा स्टेट है तो अच्छा ही होगा। भाई जो प्रॉब्लम है अभी यूपी स्टेट की इकोनॉमी, आप जब पढ़ोगे चीजें सुधार हो रही, नो डाउट, भाई सुधार तो होना जरूरी है। लेकिन सरकारी नौकरी का ऐसा चक्कर है यहाँ पे कि बिना सरकारी नौकरी के आपको घर पे, परिवार पे कुछ समझा नहीं जाएगा। एक सरकारी नौकरी वाले को ज्यादा तरजीह दी जाएगी और प्राइवेट वाला अच्छी खासी सैलरी, अच्छी खासी लाइफ जी रहा है, बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। और लड़के बेचारे अच्छे खासे 50 लाख के पैकेज पे हो और एक लेखपाल साहब आ जाएं, उनकी शादी के लिए लाइन लग जाएगी, और उस 50 लाख वाले के लिए या तो वो वहीं पे खोज ले, होप ना। बट लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं, जहां पे एम्पावरमेंट हो रहा है गर्ल्स का और फैमिली का। लेकिन चक्कर ये अभी इसमें समस्या ये नहीं है। इसमें समस्या ये है कि जो मिडिल एज पीपल्स हैं, मिडिल एज पीपल ने जिस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए वो, उनके लिए सरकार का महत्व और एक कांस्टेंट इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती थी उनकी लाइफ में। ठीक है, अब जो है, अब क्या आपके पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं काम करने के, कुछ भी काम करने के। कई बार देखोगे अगल बगल जो लोग बिजनेस किए, कई बार अप एंड डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो ग्रो करते चले गए। कई बार होता है, सरकारी कोविड का टाइम आया तो कई बार लोगों को ये स्टेटमेंट आने लगा, स्टीरियोटाइप वही, कि देखो इसीलिए हम कहते थे सरकारी नौकरी ज्यादा अच्छी है, देखो नौकरी उनकी जा रही है। कोई एक लोगों की नौकरी जाएगी तो पूरे गांव या पूरे मोहल्ले में इसीलिए कहते हैं सरकारी नौकरी अच्छी है। मतलब जस्टिफाई करने के तरीके तुरंत बाहर आ जाएंगे। और ये एक्चुअली में हमारी कहीं ना कहीं खुद की मेंटेलिटी खराब है। इसमें प्रॉब्लम ये नहीं, यहाँ भी पैट्रियार्की ही हावी है। जैसे वुमेन के स्टीरियोटाइप में पेरेंटल वाली चीजें हावी हैं, वैसे जॉब वगैरह में भी यही सब चीजें हैं। आप एक्चुअली में अपने प्रेजुडिस से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, आप चीजों से वर्क करना ही नहीं चाहते। समाज के रूल्स रेगुलेशन पे जो चल रहा है, उस रूल्स रेगुलेशन पे अगर प्रॉस्पर है उनके पैरामीटर पे, तो वो बहुत लकी है। और जो उस रूल्स रेगुलेशन को ना फॉलो करके अपनी जिंदगी फॉलो कर लिया। फिलॉसफी में एक टर्म कहा जाता है कि आप रूल्स रेगुलेशन समाज के बंधे हुए फॉलो कर रहे हैं कि आप अपनी फ्री विल जी रहे हैं। सबको फ्री विल चाहिए ना, और फ्री विल ऐसी है
फ्री विल जो समाज के नियमों या किसी चीज को आप फॉलो ना करके अपनी सारी चीजें खुद बनाइए, अपने सारे स्टैंड खुद लीजिए। आपको लगता है सही है तो लेंगे, नहीं सही है तो नहीं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो। तब यहां पे तकलीफ होगी आपको। फ्री विल पे जीने पे जब लोगों को तकलीफ होना चालू हो जाती है तो वापस समाज के बनाए ढर्रे को अपना लेते हैं। जैसे नए नए बच्चे से जब पूछो 20-21 का रहेगा तो उससे ज्यादातर दिमाग से निकलेगा अरे हमने शादी नहीं करनी है। उसकी 20, 21, 22, 23, 30 तक आते आते नहीं करा नहीं देते, वो खुद कहने लगेगा हमारी शादी करा दो। बहुत ज्यादा विल पावर स्ट्रांग हुई तो 31, 32, 33 तक खिंच गया, लेकिन उसके बाद फिर अपने दोस्तों में कह रहा होगा यार शादी हो जाती तो ठीक ही था। लड़के लड़की दोनों का ये हाल रहेगा। मतलब 21, 22, 23, 24, 25 ले ये हाल रहता है एकदम रिवोल्यूशनरी, कुछ नहीं करना, हमें अकेले रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे ये। लेकिन जैसे 30 आता, 30, 32, तब जो इंडिपेंडेंस रह लिया तो समझ में आ रहा है। लेकिन जो इंडिपेंडेंस फिर उसको यार कोई पूछने वाला नहीं रहा, बोरिंग सी लाइफ हो गई है और 4 दोस्त और चढ़ा दे रहे हैं। लड़के लड़कियों सबके ये हाल है। लड़कियों का अलग ये कि 30 हो रहा, अब घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सब बोल ही रहे हैं और खुद के अंदर भी ये आने लगा है। अब भले समाज को नहीं दिखा रहा है इंसान, लड़के लड़की नहीं ऐसा नहीं है, बट ये क्या है, चेंजेस है। तो वो रिवोल्यूशनरी जो चीजें हैं सोसाइटी की, फिर हम आके वापस उसी सोसाइटी के साइकिल को मानने लगते हैं। बहुत से रिवोल्यूशनरी थे साथ के, तुम लोग भी अभी देखोगे धीरे धीरे कई होंगे अभी ऐसा कि ये नहीं करना वैसा नहीं करना, सब करते हैं। 5, 6, 7 साल बाद सब वो सब चीजें करते दिखेंगे जो आज कह रहे हैं नहीं करेंगे। बहुत से एग्जाम्पल, मतलब सिर्फ शादी का एक एग्जाम्पल मैंने दिया, और भी एग्जाम्पल सबके। कई बार सब ये कहेंगे शादी कर लेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, बहुत लेट करेंगे, फिर पता चलता सबके बच्चे शादी के जस्ट बाद ही। ये सब चीजें ऐसी है साइकोलॉजिकल कि आपको सोसाइटी ढाल देती है। लेकिन जब आप रिवोल्ट करते हैं तब सोसाइटी वो आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। सोसाइटी आपको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती जो वही आपके अगल बगल दोस्त यार थे ना, जो आपको कह रहे थे हाँ सही कह रहे हो यार हम भी ऐसा सोचते हैं, वही आपको बाद में कहने लगेंगे भाई देख लो कोई, बहुत दिन हो गए। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं और इसीलिए इकोनॉमिक सेटलमेंट यहाँ सब बहुत जरूरी होता है। आप टाइमली सेटल हो जाइए कहीं, या तो आप फिर रिवोल्यूशनरी फॉर्म में लाइफ लॉन्ग रहिए। अपने ऊपर इतना गट्स रखिए, कोई कुछ भी कहेगा फर्क नहीं पड़ता, अपनी जिंदगी में मस्त रहना। तो इस तरह की लाइफ थोड़ा जीने के लिए आपको नहीं जी तो लोग है समाज वाले, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। तो ये समस्याएं आएंगी ना। तो हम आते हैं अब अगला, यहाँ पे आएगा SEZ के अलावा NIMZ। अगला आएगा NIMZ। क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बातें हो रही। हाँ तो वही है, मैन्युफैक्चरिंग जोन है वो। स्टीरियोटाइप इतना हावी है, कल एक ट्विटर पे वीडियो शेयर हो रहा था लड़कियों के हॉस्टल का, क्या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के था, डांस करते हुए कोई वीडियो था उनका। अंडर ग्रेजुएट कॉलेज की बच्चियां थी हमारी समझ से अपना। तो उसमें स्टीरियोटाइप ये था कि ट्विटर पे वो सारे वीडियोस पे कमेंट ऐसे थे, ये देखो पापा की परियां क्या कर रही हैं, पढ़ने के लिए भेजी गई हैं वगैरह वगैरह। जबकि वैसे वो वीडियो लीक ही नहीं होना चाहिए था हॉस्टल से। हम लोग किस्मत वाले थे कि हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा वीडियो लीक नहीं, से वीडियो रिकॉर्ड होता ही नहीं था हाँ ज़्यादा। तो ये अच्छा था, क्योंकि देखो शरारतें बदमाशियाँ खुल के जीना हॉस्टल में, हॉस्टल आपकी प्राइवेट लाइफ होती है। सारे बच्चे, ना कोई किसी को जज कर रहा होता, ना कोई किसी को, जो होते हैं आपस में खिंचाई करते, वहां पे हंसते गाते। अब बच्चे वहां पे डांस कर रहे हैं तो उसको लेके लोग पापा इसीलिए भेजे हैं, ये भेजे हैं, ये करने भेजे हैं। दैट क्या करंट है भाई, क्या मतलब है तुम्हें?
भाई लाइफ का हर एक अंग है, हर काइंड ऑफ इमोशंस है आपके, हर तरह की जिंदगी जीनी है। आप किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहे हैं, किसी को मारना पीटना गाली देना ये सब गलत है। आप अपनी लाइफ में चाहे जैसे कई बार आप फ्री होके जी रहे हैं, कैसे भी जी रहे हैं, हमने कहा नहीं कि आप अपना एक दिन वीडियो बनाइए रूम में रहने का। यस, दूसरों को जज करना, और क्यों स्पेशली लड़के होते तो लोग ना इतना बोलते। अब यहाँ पे क्या है, उनको आदर्शवादिता के फ्रेम में फिट कर दिया गया है। एसए का जो पहली लाइन थी वो पार्ट बी पेपर 1 एसए का पेपर था ना, रिस्ट्रिक्शन ना, पहली लाइन यही थी ना एसए की। तो इस तरह के वीडियोस के एग्जांपल दे सकते हो आप लोग, दे सकते हो ना। ये गलत है ना किसी का, भाई कैसे भी कुछ भी कर रहे हैं सब अपने प्राइवेट लाइफ में, हॉस्टल के अंदर कौन क्या कर रहा है दैट डजंट मैटर। और वीडियो शेयर करने वाले लोग भी, कुछ लोग मॉरल पॉलिसिंग करने वाले, भाई अपना मॉरल पॉलिसिंग आप कर लो। मॉरल पॉलिसिंग वो लोग ज्यादा कर देते हैं जो एक्चुअली में अंदर से एक तो उनके इमोशंस कभी निकले नहीं है। हंसी मजाक करना, दोस्तों के बीच में यारों में रहना, कौन रूम में कैसे रह रहा कैसा नहीं, वो उसकी अपनी लाइफ है यार। आप सोसाइटी पब्लिक अपीयरेंस में आते हैं तो आप अलग लाइफ जिए, आप एक सोसाइटी के नॉर्म्स और एथिक्स फॉलो करते हैं, दैट इज ओके। लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन में आप कभी किसी का इंटरवेंशन चाहेंगे नहीं ना। आप चाहेंगे आपको कोई छोटी छोटी बात पे जज करे? नहीं ना। तो वो चीजों को इस तरह जज करना, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा, और इसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों को मैंने देखा कमेंट करते। आप कभी सोशल मीडिया पे देखना, जो लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत सी बातें करते हैं वो लोग भी आपको कहीं ना कहीं चीजें करते दिख जाएंगे, क्योंकि लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। जनरली देखा जाता, इसीलिए हम लोगों को यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछती है वो एसेंस पे फोकस करती है, स्टेटमेंट के अंदर जाने की। एसए का क्या है, वो एक स्टेटमेंट दिया ना, उसके कितना डेप्थ आप एसेंस समझते हो। सामने वाला आपसे बात करके गया, बड़ी बड़ी बातें करके चला गया, लेकिन आपको लगा ये बातें जो कर रहा है यही सही है, ये है सही, ऊपर ऊपर आप सतही लेवल पे उसको समझ लिए बड़ा, लेकिन आपको उसके अंदर गए ही नहीं। आपको उसके पीछे के लॉजिक पे जाना, एसेंस पे जाना है। तो आप जब इन चीजों को समझेंगे तभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव यहां पे आके काम कर पाएंगे, फील्ड में आके। अब छोटी छोटी बात पे लोग इमोशन इंपल्सेस पे, कल की अभी एक घटना है किसी ने शेयर की थी, लखनऊ में बस की, बस है मेट्रो की, एक कोई नया यंग का बच्चा था, एक बुजुर्ग थे, उनके ऊपर बस रुकी, ब्रेक लगी और वो उनके ऊपर गिर गया, तो दोनों में बहस हो गई। तो जो एजेड पर्सन थे उन्होंने पिस्टल निकाल के तान दी उसके ऊपर, इतनी सी बात पे, ठीक है। जबकि यहाँ पे ना लड़के की गलती है, ब्रेक लगी वो गिर गया, और लड़का भी अपना भाई एंगेज का वो फाइट कर गया, हाँ गिर गए तो क्या हुआ, लाइक ऐसे ही हुआ होगा। तो वही उनका, अब लेकिन उनका टेम्परामेंट इतना हाई हुआ कि वो पिस्टल निकाल लिया। ये रिसेंट मैंने एक्चुअली में अभी एक न्यूज में देखा था, कहीं लखनऊ की कहीं की घटना थी। तो ऐसे एक्चुअली में ये रोड रेज होते हैं, जैसे रोड रेज में रिपोर्ट आई थी बीच में 2-3-4 साल पहले की बता रहा हूं, दिल्ली में लगभग 200 डेथ होती है, 196। कई बार आप लोग न्यूज में सुनते रहे होंगे, पिछले न्यूज़पेपर्स देखिए तो आपको वहां दिखेगा लोग छोटी छोटी सी बात पे, किसी को गाड़ी में खरोच लगा उसके लिए मार दिए जान से, या सिनेमा हॉल में गए वहां पे कुछ बहस हो गई तुरंत मार दिए, जबकि पहले कोई रिलेशन नहीं है उनका, पहले से कोई रिलेशन नहीं, किसी का कोई मतलब नहीं, ऑन द स्पॉट हिटअप हुआ, ऑन द स्पॉट इंपल्सेस में चले गए। तो आप यहाँ पे लोगों के एसेंस नहीं समझेंगे, लोगों की न्यूज से आप नहीं अवेयर रहेंगे, तो आप लोगों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले स्टार्ट होता खुद से मैनेज करना, खुद के इमोशंस को पहचानना, फिर सामने वाले के इमोशंस को पहचानना।
इसीलिए कई टर्म पढ़ेंगे आप लोग एथिक्स में, सिंपैथी, एम्पैथी, एपैथी, कंपैशन, ये सब टर्म्स हैं उसमें एथिक्स पेपर में। एथिक्स के जो एसेज आए हुए हैं, केस स्टडी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। टफ लगी है, पढ़ा नहीं होगा तुमने एथिक्स? हाँ, लेकिन टफ रहता है, इन्फर करना मुश्किल होता है जब तक आप डाइवर्सिफाई आपके पास नॉलेज ना हो। तो क्वेश्चंस देख के सारे आप लोगों को यही लग रहे होंगे कितना डाइवर्सिटी है समाज में। सिर्फ बुकिश नॉलेज होके एनालिसिस बिना किए आप आंसर्स नहीं लिख सकते। अब मैंने WTO पे वाले जो आंसर्स दिए थे, किसने किसने लिखे हैं? WTO वाला दिया था ना? हाँ, किसने किसने लिखे? हाथ उठाओ, मैं किसी से पूछ लूंगा रैंडमली। हाँ पता है मुझे, इससे है ना तुम्हारा। कोई बात नहीं, क्या लिख के लाए हो? किसने लिखा है WTO वाले? हाथ उठाओ। आपने लिखा? परेशान मत हो, जैसा भी लिखी हो आई विल एक्सेप्ट इट। सुधार करना है ना क्लास में, यहाँ एग्जाम नहीं हो रहा, इसलिए तुम परेशान मत हुआ करो इन सब चीजों से। लिखा? नहीं लिखा? लिखा तो हाथ उठाओ ना। तुम दोनों इतना सोच में क्यों डूबे? लिखे क्यों नहीं? क्या इंक्लूसिव डेवलपमेंट? यार अब तुम पिछले क्वेश्चंस जब दिए थे तब तो दिए थे, कल वाले क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, आप लोगों ने नहीं लिखे? आप लोग नहीं लिखेंगे तो हम क्वेश्चन देंगे भी नहीं। वैसे भी आज के बाद छुटकारा ही मिल रहा है, कल के बाद तो। मेहनत करने क्यों भाग रहे हैं आप लोग यार? बिना मेहनत के कल्याण होगा क्या? अब तो ये कहो किस्मत से एग्जाम टाइम्स पे हो रहे हैं, एग्जाम ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, आपकी मेहनत कम से कम फलीभूत होगी। वरना पहले तो एग्जाम कई बार ऐसे भी हुए हैं कि जब कंप्रोमाइज हो जाते थे एग्जाम से। सुना है ना आप लोगों ने केसेस बहुत से। तो जब अब मेहनत का फल मिलने की उम्मीद है तो मेहनत कर लो सब लोग। और ऐसा भी नहीं आप लोगों को पता नहीं चल रहा है क्लास में जो चीजें पढ़ाई गई क्वेश्चन में ना आ रही हो, कि अभी भी डाउट है? नहीं पता? लिखा है? किसी ने नहीं लिखा WTO वाला क्वेश्चन? बताओ जरा, लिख के जाओ, कम से कम होमवर्क तो ध्यान रखा करो। ठीक है बेटा, इससे काम नहीं चलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में लिखना था। ये तो आपने WTO के बारे में लिख दिया। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, वीडियो लेक्चर देखना होगा बेटा फिर। कल इतनी बार मैंने बोला था आप लोगों से आंसर लिखने, तुम लोग क्यों नहीं लिखे दादा? हैं? लिख सकते थे ना, और ऐसा भी नहीं था, गूगल का यूज कर लेते यार। ओपन बुक एग्जाम भी देने का मन नहीं कर रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का लिखे हैं? देख लीजिए, हमने इतनी मेहनत से लिखा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का PDF भी मिला होगा ना? मगर इसमें थोड़ी चीजें नहीं है। PDF बाद में आया काम ग्रुप इनके पास था पहले से, इनके पास था पहले से, पिछले साल से।
वेरी गुड। अच्छे पॉइंट्स लिखे, आपने नोट्स अच्छे बनाए। आपने सारे डायमेंशंस लगभग कवर कर दिए। हैं? मुद्दे क्या है वो बेटा गूगल करके मिल रहे थे सारे। एक दोहा वाला था और एक यूएस के साथ मुद्दा था और सब्सिडीज को लेके मुद्दा था, सौर पैनल वाला मुद्दा था और एक फूड सिक्योरिटी को लेके मुद्दा है। यहाँ पे तो मतलब सब्सिडी की बात की है, तो जो उसने अंबर बॉक्स पे जो भी प्रतिबंध लगाया था उस पे, हाँ उस पे भी था। तो तुमने किताब से नहीं देखा? मैंने किताब से देखा तो बोला तो था। तो तुमने क्यों नहीं लिखा तुम जब वो थी? सर मैंने ये फूड प्रोसेसिंग वाला लिखा था लेकिन वो याद नहीं बैठ रह गया। क्या लिखा बेटा? लाओ, तुम कहाँ नहीं लिखी हैं? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तुमने लिख दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रत्यक्ष सब्सिडी एमएसपी का निर्धारण, ऋण माफी, ठीक है। फसल आधारित अप्रत्यक्ष सिंचाई सब्सिडी, वेरी गुड। उसके बाद एम्बर बॉक्स सब्सिडी अन्य देशों की तुलना में तो सस्ता बनाकर, ठीक है। ये चीज़ें लिखा। 2-3 एग्जांपल, जैसे एक सोलर एनर्जी वाला डिस्प्यूट था, ये देख ला। हाँ, मैंने इसको करंट से इसीलिए रिलेट कराया खुद से करने को, क्योंकि एक्चुअली में क्लासेस